हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में नमक व्यापार पर ब्रिटिश आधिपत्य। और इसके आज हम पार्ट फर्स्ट पर चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसे वो कौन से उद्देश्य थे जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्थान के नमक पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए उनके द्वारा इंटरेस्ट दिखाया गया। तो बच्चों, हम ब्रिटिशर्स के द्वारा नमक पर एकाधिकार स्थापित करने से पहले राजस्थान की आर्थिक दशा किस तरह की थी, सबसे पहले हम इस चीज पर चर्चा करते हैं। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजस्थान के जो अधिकांश राज्य हैं वो अपनी आर्थिक संपन्नता उनमें विद्यमान थी। और इसका जो मुख्य कारण माना जाता है वो ये माना जाता है कि राजस्थान से 3 बड़े व्यापारिक और जो आवागमन के जो मार्ग थे वो यहाँ से गुजरते थे। तो उनसे राजस्थान को बहुत सारा टैक्स प्राप्त होता था या कर प्राप्त होता था। दूसरा, राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भी उसका जो उत्तरी और जो पश्चिमी राजस्थान का जो मरुभूमि वाला जो हिस्सा है वहां वो उसके द्वारा राज्यों को अपने व्यापारिक मार्गों से बहुत सारी आय होती थी। इसके अलावा राजस्थान से नमक, अफीम और रुई आदि निर्यात किए जाते थे, क्योंकि राजस्थान का जो अधिकांश व्यापार था वो पारगमन व्यापार था और पारगमन व्यापार पर लगने वाले करों से भी राज्य को बहुत अधिक आय होती थी। तो कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान की 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए और यहाँ की रियासतों के साथ उन्होंने संधियां की तो उनकी जो आर्थिक गतिविधियों के कारण यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है उसमें आधारभूत परिवर्तन आया। शासक बनने के बाद भी ब्रिटिश कंपनी का जो मूल स्वरूप था वो वाणिज्यिक ही था और कंपनी ने ऐसी नीतियों का यहाँ पर अवलंबन किया या ऐसी नीतियां उनके द्वारा अपनाई गई जिससे कि उसकी औपनिवेशिक और आर्थिक हितों की पूर्ति हो सके। कंपनी सरकार चाहती थी कि राजस्थान के व्यापारिक मार्गों से होने वाला जो पारगमन व्यापार है वो अब ब्रिटिश क्षेत्रों से हो, जिससे कि जो राजस्थान को जो आय होती है वो कंपनी सरकार को अब आय होने लगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारतीय देशी रियासतों से ब्रिटिश क्षेत्र में आने और जाने वाले सामान पर भारी कर लगा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय और अंग्रेजी दोनों ही राज्यों की सीमाओं से गुजरने वाला जो सामान था वो केवल अंग्रेजी राज्यों की सीमा से गुजरने वाले सामान की तुलना में महंगा हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान का जो पारगमन व्यापार था उसका धीरे धीरे ह्रास होना शुरू हो गया। अब ब्रिटिश सरकार ने राजस्थान के राज्यों को वित्तीय प्रलोभन देकर राजस्थान के नमक और अफीम के उत्पादन और व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की नीति अपनाई। अब बात करते हैं कि राजस्थान में नमक उत्पादन की स्थिति किस प्रकार की थी। तो राजस्थान प्राचीन काल से ही प्रमुख नमक उत्पादित क्षेत्र रहा। यहाँ नमक उत्पादन के अनेक केंद्र थे, जैसे कि नमक के जो सर्वाधिक जो भंडार और उत्पादन केंद्र जोधपुर में थे, जिनमें सांभर झील के अलावा डीडवाना, पंचपदरा, फलौदी, नोवा और लूनी आदि थे। यहाँ से जो नमक मिलता था उससे स्थानीय मांग की तो पूर्ति होती ही थी, साथ में ही जो आसपास के जो प्रदेश थे उनकी मांग की भी पूर्ति यहाँ से उत्पादित नमक से की जाती थी। इसके अलावा बीकानेर और भरतपुर से भी नमक प्राप्त किया जाता था। राजस्थान में नमक इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता था कि यहाँ से बहुत ही सस्ती दरों में यह उपलब्ध हो जाता था। अगर बात करें कि इतनी यहाँ जो नमक के जो भाव थे वो इतने कम थे कि फागी में 1 मन 3 से जो नमक है वो 1 रुपए की दर से, निवाई से 1 मन प्रति रुपए की दर से, कोटा से 1 मन 20 से प्रति रुपए की दर से, और जो राजगढ़ है जो कि बीकानेर में है वहां से 2 मन 20 से प्रति रुपए की दर से नमक उपलब्ध होता था।
कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान में चूंकि नमक प्रचुर मात्रा में उत्पादित होता था, इसलिए इसकी जो दर थी वो भी बहुत ही सस्ती थी। अब बात करते हैं सांभर झील की। तो सांभर झील है, इस पर जयपुर और जोधपुर दोनों ही राज्यों का संयुक्त आधिपत्य था और इसीलिए सांभर इसे सांभर सामलात कहा जाता था। और सांभर झील से जो नमक तैयार होता था वो सांभरी कहलाता था। और ये जो नमक है ये उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों की नमक की जो मांग है उसकी पूर्ति किया करता था। सांभर झील के अलावा पंचपदरा नामक स्थान पर जो तैयार होता था नमक, उसको कोसिया वह कहलाता था, जो मुख्य रूप से राजपूताना और जो मध्य प्रदेश है उसकी मांग को पूरा करता था। इसी प्रकार से डीडवाना के नमक को डीडू कहा जाता था और यह मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की ओर भेजा जाता था। जैसलमेर, उदयपुर, भरतपुर और कोटा में भी प्रचुर मात्रा में नमक का उत्पादन होता था और राजस्थान के जो राज्य हैं उनको नमक से पर्याप्त आय होती थी। साथ ही राजस्थान के नमक उद्योग से हजारों लोगों को रोजगार मिला हुआ था। साथ में ही नमक को तैयार करने और बेचने में हजारों मजदूर, बंजारे, व्यापारी लगे हुए थे। रेल मार्ग के निर्माण से पूर्व नमक को दूर दूर तक पहुंचाने का कार्य बंजारों के हाथ में था, जो नमक के बदले आवश्यकता की जो अन्य वस्तुएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर और वहां के बाजारों में बेचा करते थे। इस प्रकार एक बंजारे एक प्रकार से व्यापारी, मालवाहक और वितरण का कार्य करते थे। अब बच्चों बात करते हैं कि ब्रिटिश सरकार की नमक के प्रति नीति किस प्रकार की रही। तो कंपनी की जो नमक उत्पादन पर नियंत्रण और उसके व्यापार पर जो नीति है उसका जो आरंभ है वो बंगाल से आरंभ हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 के बाद, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका बंगाल, बिहार पर अधिकार हो गया था और वहां की दीवानी उसको प्राप्त हो गई थी। तो उसके तुरंत बाद कंपनी का जो संचालन मंडल था उसके द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने पर भी कंपनी के जो अधिकारी थे वो बंगाल का जो नमक उत्पादन पर नियंत्रण करने के लिए वो लग गए या प्रयत्नशील हो गए, क्योंकि कंपनी पर इंग्लैंड के जो लिवरपूल में जो नमक उत्पादक थे उनका काफी प्रभाव था और वो ये चाहते थे कि लिवरपूल के नमक के आयात को भारत में बढ़ावा दिया जाए और वहां के जो नमक उत्पादक हैं उनके हितों की रक्षा की जाए। उस समय इंग्लैंड से आया हुआ जो नमक था वो यहाँ के जो नमक है उसकी तुलना में महंगा पड़ता था। तो इंग्लैंड से आए नमक का बाजार बनाने के लिए यह जरूरी था कि बंगाल के जो नमक उत्पादन को नियंत्रित किया जाए और उसके व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर भारतीय नमक के उत्पादन को कम किया जाए और लिवरपूल का जो नमक है उसको भारत में अधिक से अधिक लाया जाए। और इसके लिए ये भी जरूरी था कि अब ना केवल नमक को यहाँ पर लाया जाए बल्कि इच्छा के अनुसार उसका मूल्य निर्धारित किया जाए और करोरोपण किया जाए, ताकि भारतीय नमक को महंगा कर दिया जाए, जिससे कि लिवरपूल से जो आने वाला जो नमक है उसके लिए यहाँ पर बाजार सुरक्षित हो जाए। क्योंकि इस स्थिति में लिवरपूल से आने वाला नमक करों और चुंगी से मुक्त होने के कारण भारतीय नमक से अब सस्ता पड़ता था। अतः कंपनी ने 1765 में बंगाल के नमक उत्पादन और उसके व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया। साथ में ही कंपनी सरकार बंगाल के नमक से प्राप्त होने वाली आय को भी सुरक्षित रखना चाहती थी, किंतु यह तभी संभव था जब पश्चिम भारत या राजस्थान का जो नमक है जो अन्य स्थानों के नमक की तुलना में श्रेष्ठ भी था और सस्ता भी था और अधिकांशतः कर मुक्त होता था, वो बंगाल व आयातित नमक की प्रतिस्पर्धा में नहीं आए। साथ ही कंपनी का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था नमक के व्यापार पर एकाधिकार करने का, वो था कि वो राजस्व में वृद्धि करना चाहती थी, किंतु अपनी सत्ता स्थापना के प्रारंभिक काल में कंपनी के लिए यह इस नीति का पालन करना संभव नहीं था, क्योंकि राजस्थान के जो नमक उत्पादन के जो क्षेत्र थे वो कंपनी के अधीन या प्रभाव में नहीं आते थे। अब हम बात करते हैं कि कंपनी अपनी आय को बढ़ाने के साथ साथ ही नमक पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए
किन उद्देश्यों को लेकर चली, जिससे कि कंपनी का नमक पर एकाधिकार स्थापित हो जाए। तो राजस्थान के नमक व्यापार पर एकाधिकार करने के लिए वह भारत से धन निष्कासन की नीति को सफल बनाना चाहती थी। दूसरा, राजस्थान के नमक पर अधिक कर लगाकर कंपनी सरकार इंग्लैंड के आयातित नमक को सस्ता रखना चाहती थी, ताकि भारत की खपत के लिए बाजार बन सके। राजस्थान के राज्यों में आंतरिक हस्तक्षेप करके कंपनी सरकार अपना राजनीतिक प्रभुत्व यहाँ पर बढ़ाना चाहती थी। अब बात करते हैं अपने इन उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण रखा, और 1818 में जब यहाँ पर ब्रिटिश संरक्षण स्थापित हो गया, तो यहाँ पर जो बंगाल में जो जिस तरह की नीति उन्होंने लागू की थी, उसी तरह की नीति उन्होंने यहाँ पर भी या राजस्थान में भी लागू करना आरंभ कर दिया। और इस संदर्भ में सबसे पहले 1835 में कंपनी ने बकाया खिराज की वसूली की आड़ में जोधपुर और जयपुर राज्य की जो संयुक्त स्वामित्व वाली जो सांभर झील है, उसको अपने नियंत्रण में ले लिया। और उसके बाद 1838 में पुनः बकाया खिराज की वसूली के बहाने जोधपुर राज्य के नोवा और गुदा के जो नमक उत्पादित जो क्षेत्र थे, उन पर भी कंपनी ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन फिर भी अभी भी राजस्थान के अनेक ऐसे नमक उत्पादित क्षेत्र थे जो कंपनी के नियंत्रण से मुक्त थे। इस नीति के अंतर्गत 1856 में नमक और अफीम व्यापार पर एकाधिकार कंपनी के जो चुंगी कमिश्नर थे वेंसी टार्ट ने कंपनी सरकार को यह सुझाव दिया कि यदि राजस्थान के राज्यों से समझौता कर लिया जाए और यहाँ के जो नमक उत्पादित जो क्षेत्र हैं उन पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हो जाए और उस पर नियंत्रित चुंगी लागू कर दी जाए, तो कंपनी की आय में वृद्धि होगी। किंतु 1857 में विप्लव के बाद भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें परिवर्तन आता है, और जिसके कारण भारत में कंपनी की सत्ता समाप्त हो गई थी और भारत का जो शासन है वो सीधे तौर से ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया था। इसके कारण राजस्थान के जो नमक उत्पादित जो क्षेत्र है वो कुछ वर्ष तक जो ब्रिटिश जो साम्राज्यवादी नीति है उससे जो शोषण होने से वह रह गई, या उस पर अभी वो शोषण को लागू नहीं कर पाए। लेकिन 1858 में सिर्फ सत्ता बदली थी, शासक नहीं बदले थे। अभी कंपनी सरकार और ब्रिटिश जो ताज की जो नीतियां थी उनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, और दोनों की ही नीतियां भारत में का आर्थिक शोषण करना था और राजपूत रियासतों से खिराज के रूप में भारी धनराशि वो प्राप्त करना चाहते थे। अतः परिस्थितियों के सामान्य होते ही ब्रिटिश सरकार भी राजस्थान के जो उन्नत जो नमक उत्पादित क्षेत्र थे उसके व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए सक्रिय हो गई, और बंगाल के जो नमक व्यापार पर एकाधिकार जिस तरह से उन्होंने किया था वो उनके सामने एक एग्जाम्पल था कि इस तरह से वो राजस्थान में भी नमक के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं। 1868 में भारत सरकार के अवर सानव ने सुझाव दिया कि यदि जयपुर और जोधपुर राज्यों के साथ संधि कर ली जाए और उनके जो नमक उत्पादित जो केंद्र है उन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाए तो सरकार के राजस्व में बहुत वृद्धि होगी। इसी समय भरतपुर के ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट थे वॉल्टर, उन्होंने अपनी सरकार को ये कहा कि भरतपुर रियासत को 13 लाख मन नमक उत्पादन पर 3 लाख रुपए की वार्षिक आय होती है, किंतु यदि भरतपुर राज्य का जो उत्पादित जो सारा नमक है वो बेचा जाए तो इससे 40 लाख रुपए की आय हो सकती है। इस समय रेल मार्गों का भी निर्माण आरंभ हो गया था। अतः वॉल्टर ने यह भी सुझाव दिया कि रेल लाइनों को नमक उत्पादन क्षेत्रों से होकर निकाला जाए, और 1868 में ब्रिटिश सरकार ने वॉल्टर के सुझाव के पर आचरण करना शुरू कर दिया और भरतपुर के नमक से 33 लाख रुपए से अधिक की आय अर्जित की। ये जब इस तरह की सफलता ब्रिटिशर्स को मिलने लग गई तो अब उनकी दृष्टि राजस्थान के जो प्रमुख जो उत्पादन केंद्र थे जैसे कि सांभर झील उस पर टिकी, और इस झील पर जोधपुर और जयपुर राज्य का संयुक्त अधिकार था। अतः जो ब्रिटिश सरकार ने जो जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह और जयपुर के जो महाराजा थे राम सिंह, उनसे इस संदर्भ में बातचीत करना आरंभ कर दिया, और ब्रिटिश सरकार ने सार्वजनिक रूप से नमक उत्पादन पर नियंत्रण करने का जो मुख्य कारण सांभर के नमक को सस्ता उपलब्ध कराना बताया।
किंतु उनका ये कथन सर्वथा मिथ्या था, क्योंकि सांभर नमक ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगाए गए करों के कारण ही महंगा हुआ था। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स के द्वारा राजस्थान पर के नमक पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए वो प्रयत्नशील हो गए। और इसका जो मुख्य कारण था कि यहाँ पर जो नमक था वो बहुत ही सस्ता उपलब्ध था और इसको बेचकर वो काफी मुनाफा कमा सकते थे। इसके अलावा इंग्लैंड से के जो लिवरपूल का जो नमक है उसके लिए उसको यहाँ पर आयातित कर कर और वो यहाँ उसको बेचने के लिए वो बाजार उपलब्ध कराना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बंगाल के बाद राजस्थान को चुना। हम अपने अगले जो वीडियो लेक्चर में यह इस तरह से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे कि यहाँ राजस्थान के राज्यों के साथ किस तरह से ब्रिटिशर्स के द्वारा नमक पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए किस प्रकार से संधियां की गई।